भाई, जिंदगी में ना एक टाइम ऐसा आता है जब आपको समझ आना शुरू होता है कि आपके बाप दादा की जो खानदानी हवेली थी ना, जिसकी बड़ी बड़ी बातें आपने बचपन में सुनी थी, वो अंदर से खोखली हो चुकी है। दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है, और बाहर मोहल्ले के सबसे खतरनाक लोग इस इंतजार में खड़े हैं कि कब ये घर गिरे और कब वो इस जमीन पर कब्जा करें। ऐसी ही एक हवेली थी 19th सेंचुरी में, जिसका नाम था द ऑटोमन एम्पायर। और मोहल्ले के जो गुंडे थे ना, वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। उन्होंने तो इस हवेली का नाम ही रख दिया था द सिक मैन ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का बीमार आदमी जो बस मरने ही वाला है। कर्जा इतना था, 23 बिलियन कुरुश, जो कि आज के हिसाब से होते हैं ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स। इतना सारा डेट था बॉस। हालत ऐसी थी कि घर के बर्तन बिकने की नौबत आ गई थी। और ऐसी तबाह हालत में 1876 के साल में इस घर की चाबियां एक ऐसे लड़के के हाथ में आती हैं जिसको कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था। सुल्तान अब्दुल हमीद द सेकंड। वेलकम दोस्तों मेरे चैनल में, जहां हम हिस्ट्री के ग्रेट लोगों को डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। भले ही ये एक बादशाह के घर में पैदा हुए जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी, लेकिन इनकी जिंदगी एक बादशाह जैसी नहीं थी। इनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, हमारे दिमाग में ना राजा महाराजाओं की एक इमेज होती है कि भाई शाही लिबास पहना होगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगी, शिकार पे जाते होंगे। पर अब्दुल हमीद अलग ही मिट्टी का बना था। इस बंदे की लाइफ शुरू से ही ट्रेजेडी थी। जब ये सिर्फ 10 साल का था, इसकी सगी माँ तेरे मुजगान ट्यूबरकुलोसिस से गुजर गई। सोचो, 10 साल का बच्चा इतने बड़े महल में अकेला। उसके बाद उनको उनकी स्टेप मदर परिस्तो कादिन ने पाला। बचपन से ही अब्दुल हमीद फिजिकली बहुत वीक थे, बीमार रहते थे। बाकी बच्चे जब खेलते थे तो ये चुपचाप बैठकर सोचते रहते थे। उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि भाई, मैं बचपन से ही सीरियस था, मुझे खेलकूद पसंद नहीं था। ही वॉज अ क्लासिक इंट्रोवर्ट। और उसके ऊपर से इनका बड़ा भाई था मुराद। मुराद एकदम डैशिंग, हैंडसम, महफिलों की जान। 1867 में जब इनके चाचा अब्दुल अजीज इन दोनों को यूरोप के टूर पे ले गए, पेरिस, लंदन, वियना, तो मुराद वहां के लोगों से घुल मिल गया और अब्दुल हमीद एक कोने में ऑकवर्ड खड़े रहते थे। कॉम्प्लेक्स था बंदे को। पर एक चीज थी इनमें, ऑब्जर्वेशन। जब लोग पार्टी कर रहे थे, अब्दुल हमीद चुपचाप देख रहे थे कि यूरोप इतने आगे कैसे निकल गया। उनकी फैक्ट्रीज, उनकी ट्रेन्स, उनका प्रेस, सब नोटिस कर रहे थे वो। और फिर वक्त अचानक पलट गया। 1876 का साल आया, जिसे ऑटोमन हिस्ट्री में द ईयर ऑफ थ्री सुल्तान्स कहते हैं। पहले चाचा अब्दुल अजीज को डिथ्रोन किया गया और उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। फिर उस डैशिंग बड़े भाई मुराद को गद्दी पर बिठाया, पर प्रेशर में आकर सिर्फ 93 डेज में उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। भाई, जब टाइम खराब होता है ना, तो औकात और हालात दोनों टेस्ट होते हैं। 31 अगस्त 1876 को उस बीमार, इंट्रोवर्ट, ऑकवर्ड लड़के को गद्दी पर बिठा दिया गया। 34th सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एक ऐसी हवेली का मालिक जिसका गिरना तय था। दुनिया ने बोला था ये 2 साल नहीं निकाल पाएंगे, पर इस बंदे ने उस गिरती हुई हवेली को आगे 33 साल तक गिरने नहीं दिया। कैसे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जब सुल्तान गद्दी पर बैठे, तो उनके आसपास के जो लिबरल पॉलिटिशियंस थे, स्पेशली एक आदमी जिसे मिधट पाशा, डिपोजर ऑफ सुल्तान्स कहा जाता था, उसने बोला, देखो सुल्तान, हमने तुम्हें गद्दी दी है, बदले में तुम्हें देश में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना पड़ेगा। अब्दुल हमीद ने बोला, ठीक है भाई, कर देते हैं। दिसंबर 1876 में ऑटोमन हिस्ट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, कानून ई असासी, पास हो गया। एम्पायर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पर अंदर ही अंदर अब्दुल हमीद जानते थे कि ये डेमोक्रेसी का नाटक इस अनपढ़, बिखरी हुई आवाम के लिए नहीं है। ये पॉलिटिशियंस सिर्फ अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिधट पाशा और उनके दोस्तों ने ओवर स्मार्ट बन के रशिया से पंगा ले लिया। 1877 का ऑटोमन रशियन वॉर शुरू हो गया। और भाई साहब, ऐसी बुरी तरह हारे ये लोग, ऐसी बुरी तरह हारे कि रशियन आर्मी इस्तांबुल के बॉर्डर तक पहुंच गई। इस पॉइंट पर अब्दुल हमीद का सख्त लौंडा मोड ऑन होता है। उन्होंने देखा कि ये नेता लोग हवेली बेच खा जाएंगे। फरवरी 1878 में सुल्तान ने एक ऑर्डर पास किया और पार्लियामेंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। मिधट पाशा को उठाकर एग्जाइल में भेज दिया और बाद में तायफ जेल में उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। डेमोक्रेसी खत्म, एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी शुरू। जब किसी ने सुल्तान से पूछा कि आपने अपनी आवाम को आज़ादी क्यों नहीं दी, तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो दिमाग में छप जाती है। उन्होंने कहा, फ्रीडम इज अ शार्प स्वॉर्ड, द नेशन इज इग्नोरेंट, इफ दे टेक द स्वॉर्ड दे विल कट ईच अदर। मतलब आज़ादी एक नंगी तलवार है बॉस। अगर एक अनपढ़ और बिखरी हुई भीड़ के हाथ में आज़ादी की तलवार दे दोगे, तो वो दुश्मन को नहीं, एक दूसरे को ही काट डालेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। तानाशाही जरूरी थी, क्योंकि बिखरती हुई ईंट को सिर्फ एक सख्त सीमेंट ही जोड़कर रख सकता था।
अब पावर तो सुल्तान ने अपने हाथ में ले ली, पर उनको पता था कि जिस दिन उनकी पकड़ ढीली हुई, उनके ही लोग उनको मार डालेंगे, जैसे उनके चाचा के साथ हुआ था। उस डर ने, उस पैरानोइया ने अब्दुल हमीद को अपना हेडक्वार्टर चेंज करने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने समुद्र के किनारे बने दौल बहाचे पैलेस को छोड़ दिया, क्योंकि उस पर नेवीज इजीली अटैक कर सकती थीं, और वो शिफ्ट हो गए पहाड़ी पर बने यिल्दिज पैलेस में। और वहां बैठकर उन्होंने बनाई दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई नेटवर्क, जिसका नाम था यिल्दिज इस्तिकबारात तश्कीलात। देखो, आज के ज़माने में सीसीटीवी लगते हैं। अब्दुल हमीद ने इंसानों के सीसीटीवी लगा दिए थे। उन्होंने हज़ारों स्पाइज़ हायर किए, जिन्हें जर्नलियर्स कहा जाता था। ये कोई जेम्स बॉन्ड टाइप लोग नहीं थे। ये थे आपके पड़ोस का नाई, बार्बर, चाय की टपरी वाला, स्कूल का टीचर, पोस्ट ऑफिस का क्लर्क। ये सब अब्दुल हमीद की पहली आंख थे। कौन किससे मिल रहा है, चर्चेज़ में क्या स्पीच दी जा रही है, कौन सी नई भाषा में बगावत की प्लानिंग हो रही है, सब की रिपोर्ट डायरेक्ट यिल्दिज़ पैलेस पहुंचती थी। आलम ये था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को ही एक दूसरे के पीछे लगा रखा था, ताकि कोई एक एजेंसी पावर में ना आ जाए। उन्होंने एक माहौल बना दिया था जहां एक भाई दूसरे भाई से बात करने में डरता था। लोग अपनी परछाई से डरने लगे थे। हाँ, इससे सोसाइटी में एक अजीब सा डर बैठ गया। जस्टिस और फ्री थॉट का नुकसान हुआ, पर दिमाग देखो बंदे का। इस सिस्टम की वजह से आने वाले 30 साल तक उनके खिलाफ एक भी मिलिट्री कूप कामयाब नहीं हो पाया। पर इतना डर, इतनी पैरानोया का एक पर्सनल कॉस्ट होता है बॉस। रात को जब पूरा शहर सो जाता था, सुल्तान की आंखें खुली रहती थीं। इनसोम्निया था उनको। सोचो, जिस आदमी से आधी दुनिया डरती थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। तो वो क्या करते थे? वो कारपेंट्री करते थे। उन्होंने यिल्दिज पैलेस में एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया था, जहां वो लकड़ी यानी कि वुड काटा करते थे। उनका मानना था कि जैसे एक बढ़ई खराब लकड़ी को तराश कर एक परफेक्ट फर्नीचर बनाता है, वैसे ही उन्हें अपने खराब हो चुके एम्पायर को तराश कर ठीक करना है। और जब नींद बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अपने सर्वेंट से कहते थे कि मुझे किताबें पढ़ के सुनाओ, पर कोई डीप फिलोसॉफिकल किताबें नहीं। उन्होंने अपनी बेटी आयशा को बताया था कि मैं डीप किताबें नहीं पढ़ता, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में वो बातें घूमती हैं और मुझे डर लगता है कि नींद उड़ जाएगी। उनको सिंपल कहानियां, डिटेक्टिव नॉवेल्स पसंद थे, जिसे सुनते सुनते वो आधी कहानी में सो जाते थे। बाहर से लोहे का इंसान और अंदर से एक अकेला थका हुआ बाप। ये थे अब्दुल हमीद। अब आते हैं उनके सबसे बड़े खेल पर, फॉरेन पॉलिसी, जिसे ऑटोमन लैंग्वेज में कहते थे इंजे सियासत, फाइन पॉलिटिक्स, यानी एकदम बारीक और कातिलाना राजनीति। एम्पायर के पास पैसा नहीं था, आर्मी पुरानी हो चुकी थी। अगर ब्रिटेन या रशिया सीधे अटैक करते, तो ऑटोमन एम्पायर एक हफ्ते में साफ हो जाता। तो सुल्तान ने क्या किया? उन्होंने उन दोनों को आपस में ही लड़ा दिया। पहले ऑटोमन्स को लगता था कि ब्रिटेन उनका दोस्त है, पर 1878 में ब्रिटेन ने चुपचाप साइप्रस पे कब्जा कर लिया, और 1882 में इजिप्ट पे। अब्दुल हमीद समझ गए कि ये गोरे दोस्त नहीं, सांप हैं। उनको एक नया बैकअप चाहिए था, तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उस नए प्लेयर की तरफ, जिसका नाम था जर्मनी। सुल्तान ने जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क से दोस्ती की। उन्होंने सोचा ब्रिटेन और फ्रांस को कॉलोनियल जमीन चाहिए, पर जर्मनी को सिर्फ इकोनॉमी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस चाहिए। उन्होंने जर्मन ऑफिसर्स को बुलाया अपनी आर्मी ट्रेन करने के लिए, और सबसे बड़ा लालच दिया, द बगदाद रेलवे। बर्लिन से लेकर बगदाद तक ट्रेन की पटरी। इससे जर्मनी खुश, और ब्रिटेन और रशिया की नींद उड़ गई कि जर्मनी इतना आगे कैसे आ गया। और इसी दौरान अब्दुल हमीद ने एक ऐसी चीज़ की जो आज तक हिस्टोरियंस को हैरान करती है। उन्होंने अपने जर्मन इंजीनियर्स को भेजकर ज़मीन के अंदर सर्वे करवाया, और एक काले चमकते हुए लिक्विड की खोज की। ऑयल, तेल। भाई साहब, 19th सेंचुरी के एंड में, जब दुनिया को ठीक से तेल की पावर का अंदाजा ही नहीं था, अब्दुल हमीद को पता चल गया था कि मोसुल, किरकुक और बगदाद के नीचे आग छुपी है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये ज़मीन स्टेट के नाम पर नहीं रखी। उन्होंने लीगली इस ज़मीन को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी अकाउंट ट्रेजरी हासा में ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि कोई फॉरेन पावर गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर ये ज़मीन ना हथिया ले। जब तक ज़मीन सुल्तान की पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई उसे लीगली छू नहीं सकता था। लेवल ऑफ थिंकिंग देख रहे हो? बंदा आज में बैठकर आने वाले 100 साल की पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे थे। पर यार, कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, जिंदगी एक बार आपको ऐसी सिचुएशन में डालती है जहां आपके उसूल और आपकी मजबूरी आमने सामने खड़े होते हैं। अब्दुल हमीद की लाइफ में वो मोमेंट आया मई 1901 में। जायोनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर थियोडोर हर्जल सुल्तान के सामने एक ऑफर लेकर आए। ऑटोमन एम्पायर का पूरा फॉरेन डेट, जो उस टाइम आसमान छू रहा था, लगभग 35 मिलियन गोल्डन लीरा। हर्जल ने ऑफर किया कि हम ये पूरा कर्जा चुका देंगे, एक ही झटके में एम्पायर डेट फ्री हो जाएगा। बदले में क्या मांगा? सिर्फ एक छोटी सी जमीन पर सेटल होने का चार्टर, पैलेस्टाइन। सोचो, एक तरफ पूरा एम्पायर बैंकरप्ट होने की कगार पर है, घर नीलाम हो रहा है, और दूसरी तरफ एक चेकबुक खुली पड़ी है। अमाउंट आपकी सोच से बड़ा है। आम आदमी होता तो बिक जाता, पॉलिटिशियंस होते तो कब का सौदा कर लेते।
पर अब्दुल हमीद ने जो जवाब दिया वो हिस्ट्री के पन्नों पर हमेशा के लिए छप गया। उन्होंने हर्जल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपने इंटरमीडियरी के थ्रू मैसेज भिजवाया, आई वोंट सेल एनीथिंग, नॉट इवन एन इंच ऑफ दिस टेरिटरी, बिकॉज दिस कंट्री डज नॉट बिलोंग टू मी बट टू ऑल ऑटोमन्स. माई पीपल वन दीज लैंड्स विद देयर ब्लड. वी गिव वॉट वी हैव द वे वी गॉट इट इन द फर्स्ट प्लेस. लेट द ज्यूज कीप देयर मनी. मैं इस जमीन का 1 इंच भी नहीं बेचूंगा। ये जमीन मेरी नहीं है, ये मेरे लोगों की है जिन्होंने अपना खून बहाकर इसे जीता है। उन्हें अपने पैसे अपने पास रखने दो। उसके बाद सुल्तान ने कानून पास कर दिया कि पैलेस्टाइन में फॉरेन ज्यूज की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी जाए। ये था उनका कैरेक्टर। प्रैग्मेटिक थे, डिप्लोमैटिक थे, कंसेशंस दिए उन्होंने, पर जब बात धर्म और उसूलों की आई तो बंदा पिघला नहीं। ही रिमेन्ड अनब्रोकन। अब जब पैसे नहीं थे और बाहर के दुश्मन बढ़ रहे थे तो सुल्तान ने एक नया हथियार निकाला, रिलीजन, पैन इस्लामिज्म। उन्होंने पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया कि मैं सिर्फ ऑटोमन सुल्तान नहीं हूं, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा हूं। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन के कॉलोनीज में जैसे इंडिया और फ्रांस की कॉलोनीज में जैसे नॉर्थ अफ्रीका में जो मुसलमान थे उनका इमोशनल कनेक्शन इस्तांबुल से जुड़ गया। सुल्तान ने ओपनली मैसेज देना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा तो मैं तुम्हारी कॉलोनीज में जिहाद डिक्लेयर कर दूंगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड थी। और इस खिलाफत के पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था द हिजाज रेलवे। सुल्तान ने बोला कि हम इस्तांबुल से लेकर मदीना तक ट्रेन बनाएंगे ताकि हज का सफ़र आसान हो सके। पर इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन बैंक्स का एक पैसा नहीं लगेगा, ये रेलवे मुसलमानों के चंदे से बनेगी। और भाई, पूरी दुनिया से पैसा आया, इंडिया से, सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ अफ्रीका से, यहाँ तक कि मलेशिया के केड़ा और जोहर जैसी जगहों से सुल्तान के पास लेटर्स और सपोर्ट आने लगे। 1900 में काम शुरू हुआ और 1908 में ट्रेन मदीना पहुंच गई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि बिना यूरोप के भीख के हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। पर देखो यार, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उन्होंने जिसे बचाने की कोशिश की वही उनके दुश्मन बन गए। देश को मॉडर्न बनाने के लिए सुल्तान ने ढेरों स्कूल्स खोले, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, मिलिट्री और मेडिकल एकेडमी स्टार्ट की। उनका मोटो था अ स्कूल एंड अ मॉस्क फॉर एवरी विलेज। पर जब नए लड़के इन मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ने लगे, वेस्टर्न साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने लगे, तो उन्हें सुल्तान की तानाशाही से चिढ़ होने लगी। इन्हीं पढ़े लिखे लड़कों और आर्मी ऑफिसर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, द यंग टर्क्स। 1908 में इन आर्मी ऑफिसर्स ने बगावत कर दी और सुल्तान को फोर्स किया कि दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करो। सुल्तान को पता था कि आर्मी उनके खिलाफ है, तो उन्होंने चुपचाप बात मान ली। पर अगले साल 1909 में कुछ कंजर्वेटिव्स ने यंग टर्क्स के खिलाफ बवाल कर दिया, जिसे 31 मार्च इंसिडेंट कहते हैं। यंग टर्क्स की आर्मी ने इस्तांबुल पर अटैक किया और इस बवाल का सारा इल्जाम सुल्तान पर डाल दिया। 27 अप्रैल 1909, 33 साल तक अकेले इस आग में जलने वाले सुल्तान अब्दुल हमीद द सेकंड को गद्दी से उतार दिया गया। उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। और जानते हो सबसे अजीब बात क्या हुई? जिन्होंने उन्हें हटाया था वही यंग टर्क्स आगे चलकर देश को वर्ल्ड वॉर 1 में ले गए, और जो एम्पायर अब्दुल हमीद ने 33 साल तक अपनी बारीक राजनीति से बचा के रखा था, वो उन्होंने कुछ ही सालों में तबाह कर दिया। 10 फरवरी 1918 को सुल्तान अब्दुल हमीद का इंतकाल हो गया। एक कारपेंटर, एक इंसोम्नियाक, एक राजा जो अपने घर को गिरने से बचाते बचाते खुद मिट्टी में मिल गए। तो भाई, इस 33 इयर्स के लंबे गेम से हम क्या सीख सकते हैं? एक पढ़ा लिखा आदमी, एक लीडर या एक आम इंसान जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ रहा है, वो इस सुल्तान से क्या सीख सकता है? मैं तुम्हें बताता हूं अब्दुल हमीद द सेकंड के वो 10 उसूल जिन्होंने उन्हें एक एब्सोल्यूट सर्वाइवर बनाया। पहला, एम्ब्रेस द बर्डन, फॉरगेट द रोमांस। जिंदगी में जब आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो किसी मूवी के हीरो जैसी नहीं होती है, वो एक भारी पत्थर की तरह होती है। अब्दुल हमीद ने जब गद्दी संभाली, उनके पास कोई वेल्थ या पीस नहीं था, सिर्फ 23 मिलियन का कर्जा और गद्दार पॉलिटिशियंस थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी लाइफ ऐश के लिए नहीं बनी है। अगर तुम्हारी लाइफ में केओस है तो पहले उस केओस को अपनाओ, रोमांस ढूंढना बंद करो। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इज सर्वाइवल, बी रेडी टू पिवट। ईगो में मत रहो। जब लिबरल लोगों ने उनको गद्दी पे बिठाया तो उन्होंने उनकी बात मानकर कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया। पर जब देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन देश को बर्बाद कर रहा है तो 1878 में एक झटके में उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। सिचुएशन के हिसाब से अपने टूल्स चेंज करना सीखो। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो बिना किसी गिल्ट के प्लान बी पर शिफ्ट हो जाओ। तीसरा, इंफॉर्मेशन इज द रियल करेंसी। भाई, दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ताकतवर वो है जिसको सबसे ज्यादा पता है।
सुल्तान ने यिल्दिज पैलेस से पूरी दुनिया पर नजर रखी। अपने अकेलेपन और डर को उन्होंने एक मैसिव स्पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हें अपनी फील्ड, अपने आसपास के लोगों और मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट्स इंसान को मार देते हैं। चौथा, डिसेंट्रलाइज योर एनिमीज, सेंट्रलाइज योर पावर। उन्होंने किसी एक जनरल या मिनिस्टर को इतनी पावर ही नहीं दी कि वो बगावत कर सके। सब एजेंसीज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा कर रखा और सबके बॉस वो खुद थे। लाइफ में भी अपने रिसोर्सेस और अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखो। किसी एक आदमी पर इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो तुम्हारी वीकनेस बन जाए। पांचवा, प्रैग्मेटिक लॉस मैनेजमेंट, यानी काटना सीखो। कभी कभी बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी बाजियां हारनी पड़ती हैं। जब ब्रिटिशर्स ने साइप्रस और इजिप्ट लिया तो सुल्तान ने फुल स्केल वॉर नहीं की, क्योंकि उनको पता था एम्पायर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया पर चुपचाप लॉसेस एब्जॉर्ब कर लिए ताकि एनाटोलिया और कोर एम्पायर बचा रहे। जिंदगी में पता होना चाहिए कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़नी है। छठा, प्ले द जायंट्स अगेंस्ट ईच अदर। अगर तुमसे दो ताकतवर दुश्मन भिड़ने आ रहे हैं तो उन्हें आपस में ही बढ़ा दो। ब्रिटेन और रशिया को काउंटर करने के लिए सुल्तान ने जर्मनी को बीच में ला दिया, बिस्मार्क से दोस्ती की और बगदाद रेलवे का लालच दिया। अगर आप कमजोर पोजीशन में हो तो डायरेक्ट सामना मत करो, लेवरेज ढूंढो और कंपटीशन क्रिएट करो। सातवां, इन्वेस्ट वाइजली इन हिडन एसेट्स। जब दुनिया तेल यानी ऑयल की कीमत ठीक से जानती ही नहीं थी, अब्दुल हमीद ने मोसुल और करकुक में जमीन अपने पर्सनल अकाउंट ट्रेजरी हासा में डाल ली। उन्होंने स्टेट से अलग एक बैकअप प्लान बनाया। हमेशा अपने एक हिडन एसेट बनाकर रखो जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा ही ना हो, जो आने वाले बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बने। आठवां, सॉफ्ट पावर इज स्ट्रॉन्गर देन हार्ड पावर। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आइडियाज की पावर यूज करो। सुल्तान ने पैन इस्लामिज्म का कार्ड खेला। उन्होंने हिजाज रेलवे यूरोप के लोन से नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के चंदे से बनाई। लोग उनके आइडिया से जुड़ गए। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो जो तुम्हारे विजन पर बिलीव करे। नौवां, बिल्ड द फ्यूचर इवन इफ इट कॉस्ट्स यू। ये सबसे डीप लेसन है बॉस। सुल्तान को पता था कि अगर वो मॉडर्न स्कूल्स बनाएंगे तो वहां से निकले हुए बच्चे एक दिन उनके पुराने ख्यालात के खिलाफ जाएंगे। पर फिर भी उन्होंने स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, क्योंकि एक लीडर अपने ईगो से ज्यादा अपने देश का फ्यूचर सोचता है। अपने बाद आने वाली जनरेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो तुम्हारी जरूरत को ही खत्म कर दे। 10वां, नेवर सेल योर सोल। प्रैग्मेटिज्म अपनी जगह है, पर एक ऐसी कोर वैल्यू होनी चाहिए जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जब थियोडोर हर्ट्जल ने 35 मिलियन लीरा का ऑफर देकर पैलेस्टाइन मांगा तो सुल्तान ने 1 मिनट नहीं लगाया उसको रिजेक्ट करने में। बैंकरप्ट थे वो, पर अपनी आइडेंटिटी और अपनी मिट्टी को नहीं बेचा। कुछ उसूल ऐसे होने चाहिए लाइफ में जिनकी कोई कीमत ना हो। सख्त लौंडा बनना पड़ता है बॉस जब जमाना आपको खरीदने आए। अब्दुल हमीद द सेकंड एक परफेक्ट इंसान नहीं थे। उन्होंने गलतियां की, उनकी पैरानोया ने बहुत से बेकसूर लोगों की आज़ादी छीन ली। पर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आपको समझ आता है कि वो उस कुर्सी पर शौक से नहीं बैठे थे, वो एक ड्यूटी कर रहे थे। वो एक आखिरी दीवार थे उस टूटते हुए घर की। अगली बार जब लाइफ तुम्हें एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाले, जब हर तरफ से प्रेशर हो और लगे कि अब बस सब खत्म होने वाला है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करना। उस अकेले बीमार इंसोम्निया कारपेंटर को याद करना जो यिल्दिज पैलेस में लकड़ी तराशता था, और अपने आप से कहना, गिरने तो मैं भी नहीं दूंगा। शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर कभी ऐसी ही एक तगड़ी वीडियो के साथ। जय हिंद।